नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर मैथ सेक्शन देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोज लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स के सेक्शन का कि किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन और किस तरीके से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। 1 डजन नोटबुक quoted at ₹125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। एक दर्जन जो नोटबुक्स हैं उन पे जो दाम लिखा हुआ है 125 रुपए है और वो 20% डिस्काउंट में हमें मिल जाएंगी। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर ₹75? अगर ये हिसाब किताब है तो 75 रुपए में कितनी नोटबुक्स खरीदी जा सकती हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कैसे इसको सॉल्व करें। दो बातें हैं। तो पहली चीज कि भाई इसमें क्योटेड का हिसाब दे रखा है, यानी हमें मार्क प्राइस दे रखा है कितना 125 और कितनी नोटबुक्स का, तो 12 नोटबुक्स का मार्क प्राइस है 125 और ये अवेलेबल है 20% डिस्काउंट पे। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो इससे 20% कम है, यानी इसका 80% कॉस्ट प्राइस है। तो इसका 80% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100। कैसे, तो 125 का 80% निकाल लीजिए और मतलब 80% को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 100। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर ₹75? अगर ये सिनेरियो है कि 100 रुपए में 12 नोटबुक मिल रही हैं तो 75 रुपए में कितनी मिलेंगी। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये सिनेरियो हमारे पास आ गया। अब डायरेक्टली हमें आंसर पे पहुंचना है। कैसे, तो 100 रुपए में 12 नोटबुक मिल रही हैं तो पहले हम क्या करें कि भाई 75 रुपए में पूछा हुआ है तो ये देखें कि 1 रुपए की कितनी नोटबुक आएगी। थोड़ा फिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी देखें मैथमेटिकल टर्म्स में, तो 1 रुपए में 12/100 बुक आएंगी। बिल्कुल सही बात। तो 75 रुपए में 75 रुपए में कितनी बुक्स आएंगी, 75 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 यानी 3 और 4 यानी 9 बुक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 9। तो क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे और फिर जो पूछा है उस पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एलजेब्रा से पूछा हुआ है। हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन है x की पावर 4 + x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1। अब कैसे सिंप्लीफाई करें अगर आइडेंटिटी याद नहीं है। तो अगर याद नहीं है तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर याद है, थोड़ी मोड़ी याद है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ मिलती है, इसको ढूंढें अगर, तो अगर आपको याद हो x³ - 1 का एक्सप्रेशन का मतलब इसका फॉर्मूला याद है आपको कि ये होता है x - 1 × x² + x + 1। तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं और आंसर पता कर सकते हैं। x³ - 1 ये हो जाता है, तो यहां इसकी हमें ये दिख गया। इसी प्रकार x की पावर 4 + x² + 1 कहां दिखेगा, तो क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग हो गई है एक तरीके से, तो हम x³ - 1 अगर ये है तो यहां से हम x की पावर 6 - 1 ढूंढने की अगर कोशिश करें तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है x³ - 1 × x³ + 1। भाई x³ जो है वो a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये a - b × a + b का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a² - b²।
तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स 6 - 1 हो जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में रख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। तो x की पावर 6 - 1 ऐसे एक्सप्रेस होता है। अब इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है और एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला होता है बिल्कुल, बस एक एक जगह साइन चेंज हो जाता है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये दो फॉर्मूले अगर हमें ध्यान है तो हम यहां पहुंच सकते हैं। कैसे? तो ये हो गया ये और ये हो गया ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, जो कि हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे हमें बिल्कुल ये एग्जैक्ट यही मिलेगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसका जो ब्रेकडाउन है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से हम ये सब, अगर दो ये फॉर्मूले हमें याद हैं तो भी हम इसे बना सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसका जो मतलब ब्रेकडाउन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये हमें ध्यान रहे तो हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये हो जाएगा ये इंटू ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इससे ये पोर्शन चला जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आइडेंटिटीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं उन्हें ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। cos थीटा गिवन है 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो cos थीटा जो है, रेशो में हमें इसकी वैल्यू गिवन है 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये क्या रेशो होता है? जो cos थीटा का रेशो, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है वो होता है b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। और साइन थीटा जो हमसे पूछा गया है, इसका रेशो होता है p बाई एच। तो अगर जो पूछा है और जो गिवन है उसमें ध्यान दें तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है और ये है बेस की वैल्यू। तो अब ये हाइपोटेनियस है, मतलब साइन थीटा का जो आंसर आने वाला है वो p बाई एच होने वाला है, मतलब h तो उसमें रहेगा ही रहेगा। अब हम अपने ऑप्शन को एक बार मैच कर लें कि भाई इसमें से h कहाँ पे मौजूद है 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये इसमें मौजूद है, बाकी तीनों तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। और कैसे आगे बढ़ें? तो अगर ये h, b और p को ही लेके अगर आगे बढ़ें तो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे अगर हम देख लें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको खोल दें तो 8x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर, ये इधर से इधर आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर बन के ये ऐसे खुल जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ये जो है, ये इसका स्क्वायर ये खुला है। अब आप इसको और इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है सिंपली। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो साइन थीटा है p बाई एच, यानी ये अपॉन में। तो फिर से हम यहीं पहुंच गए। तो ये थोड़ा लेंदी है, बाकी सिंपली हमने देख लिया कि भाई कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, उस तरीके से भी जल्दी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 158 मीटर लॉन्ग। एक पतंग है जिसका जो धागा है वो 158 मीटर लंबा है,
एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वो कुछ इस प्रकार उड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट? क्वेश्चन पूछता है कि हमें काइट की हाइट बताइए, काइट धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि धागे में कोई गांठ वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्लैक नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगेगा यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन हो गया, एक काइट है, मान लेते हैं ये काइट है हमारी, और ये है हमारा प्लेन मतलब धरती, अर्थ। यहां से कुछ ऊंचाई पे ये उड़ रही है, यहां कोई इसको उड़ाने वाला है, ये धागे से ये बंधी हुई है, इस धागे की लेंथ है 158 मीटर, और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उड़ रही है। हमें इसकी हाइट निकालनी है, मतलब ये जो दूरी है, ये लेंथ जो है, ये फाइंड करना है। तो दोस्तों ये एक बन गया ट्राइंगल ABC, जिसमें आपके पास ये बेस है, ये हाइट है, और ये मतलब स्लैंट हाइट है। बेसिकली जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलरली ही हाइट का पता चलता है हमें, और ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे कौन सा हम रेशो इस्तेमाल करें कि हमें डायरेक्टली हाइट मिल जाए? तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर की जगह पे है, यानी AB परपेंडिकुलर है, और जो गिवन है वो है AC यानी हाइट, ये हाइपोटेनियस है। तो P/H का रेशो कौन सा बनता है? साइन थीटा, यानी AB/AC इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2। AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, AC हमें गिवन है 158, जो कि हो जाएगा इधर जाके हाफ, तो ये हो जाएगा 7 और 9, 79 मीटर। तो दोस्तों इसकी हाइट आ गई 79 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा B। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the perimeter of an equilateral triangle whose height is 3.46 सेंटीमीटर? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका हाइट गिवन है हमें, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। हाइट है 3.46 सेंटीमीटर, हमें पूछ रहा है इसका पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ध्यान करें तो सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसका हाइट है 3.46 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली हाइट से साइड कैसे निकालते हैं? तो इसका हाइट और साइड का रिलेशन है कि हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है। मतलब अगर साइड A है तो हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू A, और ये हमें कितना गिवन है दोस्तों? ये है 3.46। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.73 इस्तेमाल करते हैं अपॉन में 2 इंटू A इक्वल्स टू 3.46। यहाँ से हमें A मिल जाएगा। कैसे? तो पॉइंट से ये पॉइंट हटा दें, 173 का डबल ये हो जाएगा 346, A हो जाएगा 4। हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर, सॉरी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 इंटू A, यानी 3 इंटू 4 बोले तो 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A/B का रेशो हमें गिवन है कितना? 11:7। B/C का रेशो गिवन है 5:19, और हमसे पूछा गया है A/B/C का रेशो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब देखिए इसमें B जो है वो दोनों में एक तरीके का कॉमन है, तो B का जो भी रेशो है उसको सेम कर लेते हैं दोनों की तरफ, तो A/B/C डायरेक्टली मिल जाएगा। ये है 7 और ये है 5, मतलब यहाँ पे ये 7 के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा, यहाँ 5 के। दोनों कहाँ मर्ज करेंगे? वहां पे पहुंच जाते हैं, यानी दोनों के एलसीएम पे। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे 5 से। जो भी चेंजेस होंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किया जाएगा, तो
हमारा रेशो कुछ इस प्रकार आ जाएगा 55:35 और ये 19:7 यानी 55:35:133। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से है ये। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 एंड 9.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर से बनने वाले सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। इनका रेडियाई जो है ये गिवन है हमें 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा गया है इनके सरकमफ्रेंसेस का डिफरेंस। सरकमफ्रेंस दोस्तों इसकी पेरीमीटर बोल सकते हैं या बाउंड्री बोल सकते हैं सर्कल का, उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो इसका जो भी सरकमफ्रेंस है और इसका, इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियाई अलग अलग है, तो मैं इसे r1 से डिनोट कर देता हूं और इसके रेडियाई को r2 से। तो हमारा जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 2πr1 माइनस 2πr2। 2π कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में r1 माइनस r2 ये हो जाएगा, इससे हमें डिफरेंस मिल जाएगा 2π। पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7। r1 है 9.5, बड़े वाले से ही डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किया जाता है, और माइनस 6.7 तो कितना हो जाएगा 3 और 2.5 2.8 सेंटीमीटर। ये आपको नीचे आ गया 10, 7 से 4 2 5 और ये हो गया 4 8 8 88/5 यानी 1 और 3 8 7 और 3 0 6 17.6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स के सरकमफ्रेंस के बीच। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू p एंड ए बी इक्वल्स टू q, हमें कुछ गिवन है और फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेनली, उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी गिवन है, यहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जाए। तो पहले a प्लस बी का स्क्वायर कर लें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ले तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू p स्क्वायर मिल जाएगा। ab q गिवन है तो इसका रिप्लेसमेंट डाल देते हैं, ab की जगह 2q इक्वल्स टू p स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया p स्क्वायर माइनस 2q। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो चाहिए नहीं, चाहिए इसका मतलब इस पे a की पावर 4 होनी चाहिए और इस पे भी b की पावर 4 होनी चाहिए। वहां तक कैसे पहुंचे, एक बार और स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर फिर से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल्स टू p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर। अब ये चाहिए तो ये पोर्शन जो इधर एक्स्ट्रा है इसको उधर भेजना होगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी है q, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर, जो कि इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2q स्क्वायर इधर गया, प्लस 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर चला जाएगा, 2q स्क्वायर ये बचेगा। तो p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, थर्ड नंबर। तो काफी इजी था, मेन चीज इसमें ध्यान रखनी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170
एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। एलिसा कुछ एक सामान बेच रही है और उस आर्टिकल को वो बेच रही है 1170 रुपए में, 1170 में। ऐसा करते हुए उसे कुछ लॉस हो रहा है और वो लॉस इतना हो रहा है जो कि इक्वल है किसके, अगर उसी सामान को 22% प्रॉफिट में बेचती। इफ शी सेल्स इट्स फॉर ₹1450 देन हर प्रॉफिट लॉस परसेंट इज। अब ये तो केस अलग हो गया। इसके बाद कह रहा है कि अगर वो उसे 1450 रुपए में बेचे तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है, ये हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला जो केस है उसके हिसाब से आगे बढ़ें तो उसमें कह रहा है 1170 रुपए में बेचती तो उसे लॉस हो रहा है कितना, तो जितना उसे 22% प्रॉफिट में बेचते हुए फायदा होता उतने का ही लॉस हो रहा है। तो 1170 सेलिंग प्राइस है और यहां पे हो रहा है लॉस, और ये सेलिंग प्राइस है और लॉस हो रहा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ इससे ज्यादा होगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और ये कितना है, मतलब एक जो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है वो ये है कि भाई 22% प्रॉफिट पे बेचती, तो प्रॉफिट सीपी से ऊपर कमाया जाता है, मतलब 22% और एक्स्ट्रा में, मतलब अगर सेलिंग प्राइस ये होता, इफ सेलिंग प्राइस ये होता 22% ज्यादा, तो जो ये प्रॉफिट होता उतना ही लॉस यहाँ पे ये बियर कर रही है। मतलब 22% का प्रॉफिट पे अगर बेचती तो उतना लॉस यहाँ 1170 में बेचते हुए ये बियर कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो ये भी डिफरेंस कितना है, 22% का है। ये हमें समझना है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम सीपी तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? तो भाई 1170 रुपए जो है ये सीपी के मुकाबले, सीपी अपने आप में परसेंटेज के हिसाब से वो हमारे लिए 100% होता है, पहली बात। तो 1170 कितने परसेंट हुआ? तो 1170 जो है ये हुआ 78%। क्यों? क्योंकि ये 22% कम है किससे, सीपी से। और कैसे? तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ये 78 है, इसको बना लेते हैं 100। तो जब हम इसको 100 बना देंगे तो हम पहुंच जाएंगे किसके पास, सीपी के पास। तो ये कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 6 78, 70, 117 और 6 से 15 यानी 1500 आ गया सीपी। अब कॉस्ट प्राइस है हमारे पास है, और आगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मतलब केस क्रिएट हो रहा है कि भाई 1450 रुपए में अगर बेचा जाता, तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट सीएसपी जो हमें गिवन है 1450 का है। तो क्या हो रहा है, हमें सीधे सीधे मतलब हमें नहीं, एलिसा को लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 50 रुपए का। तो लॉस हो रहा है मतलब ये वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए प्रॉफिट के। अब 50 रुपए का लॉस है कितने के ऊपर, 1500 के ऊपर। तो परसेंटेज भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो ये कितना हो जाएगा, 15,345, 5333, मतलब 3.33% कुछ लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लॉस परसेंटेज। तो इसमें जो हमें मेन सीखना था कि भाई जो केस गिवन है उसके हिसाब से पहला हमने देखा कि सीपी क्या है, वहां हम पहुंचे, सीपी कितना परसेंटेज में होता है। और क्योंकि यहां से जो उसने केस क्रिएट कर रखा था 22% प्रॉफिट में अगर बेचती उतना ही उसे लॉस हो रहा है 1170 बेचने में, तो ये 22% का हमने इधर इस्तेमाल किया। और 100 से हम नीचे समझ गए कि 1170 जो है वो अपने आप में 78% है, 78% है। तो इसे बनाते हुए हम 100 बना के आ गए और हमारे पास उसका एक्चुअल सीपी आ गया। उसके बाद तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो होप समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर।
ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड है कितनी, 19 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर की है, then what will be the total time taken by the boat to go 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो बोट 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में या और साथ ही 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, ये दोनों करने में कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, साथ में हमें स्पीड लेकिन दोनों की गिवन है, बोट की भी स्पीड गिवन है और स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब मेन फॉर्मूला जो है स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके हिसाब से टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इसी को अपना मूल मंत्र लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी स्ट्रीम की स्पीड है, बोट को बी से डिनोट कर दिया मैंने, स्पीड को एस से, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब हम स्ट्रीम के साथ चल रहे होते हैं तो डाउन स्ट्रीम कहा जाता है उसको। जिस तरफ स्ट्रीम बह रही है उसी तरफ बोट को भी अगर चलाया जाए तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारी एक तरीके से मदद कर रही होती है। उसके हिसाब से हम, और मतलब जो हम प्रेशर डाल रहे हैं या हम जो जोर लगा रहे हैं, उसके साथ साथ हम स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका फ़ायदा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के दौरान बोट की स्पीड हो जाएगी, बोट की जो अपनी सेल्फ स्पीड है प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 21 किलोमीटर पर आवर। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। और अप स्ट्रीम के दौरान क्या होता है, हम विपरीत चल रहे हैं, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहलाता है दोस्तों। अब स्ट्रीम के दौरान क्या होगा, पानी इधर बह रहा है और हम इस तरफ आ रहे हैं, तो इस तरफ आने के लिए पहले तो जो पानी की स्पीड है उसे हमें उससे ज़्यादा तेज़ चलाना पड़ेगा अपने बोट को, और फिर जितना ज़्यादा तेज़ चलाएंगे उतना जो ये रेसिस्ट कर रहा है वो कम करते हुए आगे बढ़ते हुए आएंगे उस स्पीड से। मतलब जैसे 19 की स्पीड से बोट चल रही है, 3 की स्पीड का रेसिस्टेंस यहाँ मिलेगा, मतलब ओवरऑल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा जा सकता है ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। तो हमारे पास दोनों की स्पीड है, टाइम का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस मालूम है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, तो भाई 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करना है इस बोट से। डाउन स्ट्रीम के दौरान स्पीड है 21 किलोमीटर, प्लस ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस ये भी साथ में 24 किलोमीटर। ये अपस्ट्रीम में करना है। अपस्ट्रीम के दौरान स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 से 7, 3 से 2 6 और 2 8, 3 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, 19 3 21 नहीं होगा, 22 होगा, ये गलत लिख लिया था हमने, इसको ध्यान दे लें। तो 22 से 4 टाइम में चला जाएगा, और ये 8 2 16 और 3 24, 3/2, तो 4 + 3/2 आवर्स लगेंगे, यानी 5 और 5.5 आवर्स। 5.5 आवर्स को इन्होंने पॉइंट में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। What is the greatest 5-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5? ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बताना है जो कि इन सभी से completely डिवाइड हो जाए। कैसे करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इन सभी का, उस नंबर पे पहुंचते हैं जो इन सभी से डिवाइड हो जाए और वो पहला नंबर हो। तो एलसीएम लिया जाएगा इनका, कैसे लिया जाए, ये वो नंबर आया जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये ना 5 डिजिट का है तो ग्रेटेस्ट की तो बात ही नहीं हुई। तो हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99999।
ये 5 डिजिट है और ग्रेटेस्ट है, इससे एक ज़्यादा करते ही 6 डिजिट हो जाएगा। तो इसको पकड़ते हैं और इसे इसके मल्टीपल में जाते हैं, देखते हैं कि इससे कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इसके पास में है और इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, वही इसका आंसर होने वाला है। तो 1680 से इसका जो भी वही रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दें तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसको डिवाइड करके देखें तो 879 बच गया। इसको इसमें से घटा दें, अगर 999 और 99 में से 879 माइनस कर देते हैं तो 02199, ये वो नंबर है जो कि इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। और क्योंकि ये इन सभी का पहला नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड हो सकता है, और ये ग्रेटेस्ट वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 99120। अब इसमें किस तरीके से छोटा इसको जल्दी किया जा सकता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का नियम आप सभी को मालूम होगा, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ 3 ब्रैकेट है, जो कि पहले ये वाला ब्रैकेट खुल रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें जाएंगे, फिर ऑफ सॉल्व होगा और फिर DMAS यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलते हैं, पहला ब्रैकेट जो है वो ये मिल रहा है हमें, तो इसको सॉल्व करें। देखें तो इसमें 29 ऑफ 2 है, तो 29 ऑफ 2 क्या हो जाएगा 58। भाई 29 को 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 232 को फिर उसके बाद करेंगे डिवाइड किससे 58 से, प्लस ये वाला ब्रैकेट हट गया, अब ये वाला ब्रैकेट होगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो प्लस 770 ये हो जाएगा। और फिर ये ब्रैकेट भी खुल गया, डिवाइड 18 इन सभी का इंतज़ार कर रहा है, मतलब ये जो भी हमें मिलेगा इसका इंतज़ार कर रहा है कौन 18। ये तो रही कहानी यहाँ तक की, इसको एक बार कर ही लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। तो 58 4 जा हो जाएगा 232 प्लस 770 यानी 774 डिवाइड बाई 18, और ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 तियाँ 54, और ये बच गया 18 72 हो गया, और 5 4 3 43 बार में चला गया। माइनस ये, अब इसको देखें तो न्यूमरेटर में 4 ऑफ 3 ब्रैकेट तो है नहीं, 4 ऑफ 3 है, यानी ये हो जाएगा 12। ये मतलब ब्रैकेट मैंने लगा दिया है नहीं। 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4। नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में 2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 6 यानी 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 ऑफ 1/2 यानी इंटू 1/2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर ही लें, ये हो जाएगा 2, और ऊपर अब डिवाइड हो जाएगा, ये 43 इधर वेट करता रहेगा, माइनस 18 इंटू 8/12 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए, काफ़ी छोटा होता चला गया ये। अब इसमें इसको देखें, 4 2 जा 8 3 12, 3 से 6 6 2 12, 12 माइनस 4 8, ऊपर तो हो गया 8, और नीचे 4 प्लस 1 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो इस 2 से इसका कोई औचित्य नहीं रहा, 1 बन गया ये। 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 2, तो ये ओवरऑल हो गया 2, तो 2 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 43 माइनस 4 39। तो हमारा आंसर नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन ए माइनस कॉस ए अगर 0 है
तो कॉट ए की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो गिवन है उससे आगे बढ़ा जाए। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 0 का मीनिंग हो गया साइन ए कॉस ए के बराबर है, और ऐसा तभी होता है जब जो थीटा है यानी ए है वो बराबर हो, वो तो सेम है ही, सॉरी, वो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, जब ए की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री यानी π/4। ए साइन 45 कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए हमें, 1/√2 होता है, हालांकि अभी इस पे नहीं जा रहे हैं। कॉट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी अब, तो थीटा हमें मालूम चल चुका है 45 डिग्री, कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 हो जाता है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, और 1 पे ही 1 भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अ मैन इन्वेस्ट ₹7,000 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। मतलब एक आदमी 7,000 रुपये 8% सालाना ब्याज दर पे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, लगा रहा है। एंड 10,000 एट CI एट सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, और 2 साल के लिए 8% पे ही 10,000 लगा रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, हमें टोटल इंटरेस्ट पता करना है, और मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा वो पता करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। 7,000 रुपये 8% पे 2 साल के लिए लगाए गए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8% इसका कितना होगा 560, भाई 8/100 कर लेंगे, 560 आ जाएगा, 8 7 56, 560 को 2 से गुणा कर लें, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें कितना, तो 1,01120 रुपये, ये ऐसा ही हो गया 2 साल का। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 10,000 पे, 10,000 दिया उसने 8% पे 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो 8% पहले साल का अगर निकालें तो 800 आ जाएगा। अब दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा, तो 8% कितना हो जाएगा, इस पे 8% हो जाएगा 800, और इस पे 8% हो जाएगा 64 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 1,664 रुपये ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब पैसा लगाया तो 10,000 2 साल में। तो टोटल ब्याज हो गया 1120 प्लस 1,664 यानी 4 6 2 8 6 1 7 और 2,784 रुपये, ये टोटल ब्याज हो गया। और टोटल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, तो टोटल अमाउंट में 10,000 और 7,000 17,000 तो यही हो गया, और 2,784 यानी 19,784 हमारा हो गया टोटल अमाउंट। तो ये टोटल इंटरेस्ट, और इसमें जोड़ दें अगर हम 17,000 तो 19,784 हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर 2,784 एंड 19,784। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप्स एंड सिस्टर्न से है ये क्वेश्चन। टैप P कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर, एक टोटी है जो कि एक सिस्टर्न को 6 घंटे में भर सकती है। एंड टैप Q कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 आवर्स, वहीं एक टैप है Q नाम की, ये इस सिस्टर्न को 10 घंटे में खाली कर सकती है, भरे हुए सिस्टर्न को। इफ बोथ टैप्स P एंड Q आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, अगर साथ में दोनों टैप्स को खुला छोड़ दिया जाए, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी कंप्लीटली फिल, तो कितने घंटे में वो खाली कनस्तर जो है वो भर जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आगे बढ़ें, तो P जो सिस्टर्न है वो कितने घंटे में फिल कर रहा है, 6 आवर्स में इसको सिस्टर्न को फिल कर दे रहा है। और वहीं जो Q है ये 10 आवर में इसको पूरा खाली कर दे रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी ये हमें आवर्स दिए जाते हैं इनकी मदद से हम
टोटल यूनिट ऑफ वर्क बनाते हैं भाई, कि एक ऐसा हमें अमाउंट पता चल जाए जो इन दोनों के टेबल में आ रहा हो, दोनों से डिवाइड हो रहा हो, दोनों का बेसिकली एलसीएम हम फाइंड करते हैं, उसे हम टोटल यूनिट्स वर्क डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं अभी इनका एलसीएम की अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा 30। अब 30 को अगर मैं यूनिट्स ऑफ वर्क डिफाइन कर दूं कि भाई इतना काम अगर हो जाए तो सिस्टम भर जाएगा, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। कैसे? तो ये 6 आवर्स में फिल कर रहा है किसे? इस सिस्टम को। हमने डिफाइन कर दिया सिस्टम को फिल करना है तो 30 यूनिट्स कर दो, भर दो, तो 6 घंटे ले रहा है। अब एक हिसाब मिल जाएगा हमें, एक रेट मिल जाएगा। कैसे? कि भाई ये 6 आवर्स ले रहा है तो प्रति घंटे जो इसका रेट है वो 5 यूनिट्स प्रति घंटे का रेट है, मतलब एक घंटे में 5 यूनिट्स उसमें भर देता है। वहीं ये खाली करने वाला है, ये एम्प्टी कर रहा है उसको कितने में? 10 घंटे में। मतलब ये एक घंटे में 3 यूनिट निकाल देता है, इसलिए मैंने इसको माइनस का टर्म लिखा है ताकि ध्यान रहे कि ये 3 यूनिट्स उसमें से निकाल देगा। तो हम एक चीज ध्यान दें, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो पहले घंटे में या एक घंटे में क्या होगा, 5 ये भरेगा और ये 3 यूनिट्स हटा देगा। ओवरऑल इस 30 यूनिट में एक घंटे में 2 यूनिट भरी गई। अब ये कितने घंटे में भर जाएगा? 30 यूनिट। तो ऐसे करते हुए अगर हम देखें तो 30 यूनिट कितने घंटे में भरने वाला है? तो एक घंटे में ओवरऑल 2 यूनिट, तो 15 घंटे में 30 यूनिट भर जाएगा। सिंपल। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो कितना? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 15 आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये गिवन है हमें A is 150% ऑफ B, B is 40% ऑफ C। अगर A प्लस बी प्लस सी 20 है तो इसकी वैल्यू बताइए। अब देखिए ओवरऑल एक हमें इक्वेशन गिवन है कि A जो है वो B का 150% है, मतलब 3/2 ऑफ B है। इसी प्रकार B जो है वो 2/5 ऑफ C है। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है, और तीसरी ये गिवन है A प्लस बी प्लस सी 20 है। तो हम देखें कि 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, और फिर उससे हम सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे आगे बढ़ा जाए? तो A है हमारे पास 3/2 ऑफ B, B है 2/5 ऑफ C। इसका अगर यहां इस्तेमाल कर लिया जाए तो A हो जाएगा 3/2 इंटू 2/5 ऑफ C, यानी 3/5 ऑफ C। तो हम देखें कि A का रिप्लेसमेंट हमने C के रूप में टर्म में ले लिया और B भी C के टर्म में है। तो यहां अगर इसको हम पुट करें तो 3/5 ऑफ C प्लस B की जगह 2/5 ऑफ C प्लस C 20 है। अब एक इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है C, तो इजीली सॉल्वेबल है। ये कितना हो जाएगा? 5 5 10/5 यानी 2C इक्वल्स टू 20, यानी C इक्वल्स टू 10। C 10 आ गया, C 10 आ गया तो A हो जाएगा 3/5 इंटू 10 यानी 6। A 6 आ गया। B आ जाएगा 10 इंटू 5, मतलब ये डिवाइड होगा 4। B आ गया 4। A 6 B 4 C 10। अब ये क्या रहा? इसमें तो कुछ रहा ही नहीं। 2 इंटू B है 4 प्लस 3 इंटू C यानी 10 माइनस 4 इंटू 6 24। तो 30 माइनस 24 प्लस 8, तो 38 माइनस 24 14। हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। सिंपल कैलकुलेशन है, बस स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 1/4 of a circular pizza of diameter 28 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter of the remaining pizza? एक पिज्जा है सर्कुलर, इसमें से 1/4 जो है इसको काट के निकाल दिया जाता है, जिसका डायमीटर, इसका डायमीटर पिज्जा का है 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि जो बचा हुआ, यानी कि इस पोर्शन का
हमें बताना है पेरीमीटर। ये हमारे ऑप्शन है। कैसे होगा? तो जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हम जैसे ये सेक्टर जो है एक, इसमें से इसको सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर रिमूव कर दिया गया, तो ये रिमेनिंग सेक्टर का जब हम ये पेरीमीटर निकालेंगे, तो जो इसका ये एंगल है, ये बाई 360 से हम इसको 2πr को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो इसको थीटा बाई 360 से हम मल्टीप्लाई कर दें, और हमें हमारे जो बाकी ये पोर्शन है जो रिमेनिंग है, इसका सरकमफ्रेंस मिल जाता है। तो देखिए ओवरऑल सर्कुलर इसमें जो थीटा होगा वो 360 डिग्री होता है, 1/4 निकाल दिया गया तो बचा 3/4। मतलब 3/4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये थीटा बाई 360 3/4 ही आने वाला है। थीटा हो जाएगा 270 और ये है 360, जो कि हो जाएगा 3/4। तो 3/4 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियस डाल देंगे 14 सेंटीमीटर। तो 2 से ये 2 टाइम्स में 2 से 11, 7 से ये 2, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब देखिए 66 तो ये हो गया, लेकिन पिज्जा में ये भी बाउंड्री आ रही है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, अब देखिए ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो 14 और 14 बोले तो 28 हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 864 और 628 और 19, 94 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 94 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर of radius 6.3 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder। यहाँ पे एक शेप को चेंज करके, मतलब पिघला करके चेंज किया जा रहा है, और किस शेप में, मतलब हेमिस्फेयर को सिलेंडर बनाया जा रहा है। हेमिस्फेयर का मेजरमेंट है 6.3 सेंटीमीटर रेडियस, और सिलेंडर का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है जो ऐसा सिलेंडर बनेगा इसको पिघलाने के बाद, उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली हमें ध्यान रखना है कि जब भी कन्वर्जन होता है किसी शेप का, वॉल्यूम इक्वल रहता है हमेशा। कभी भी किसी शेप का कन्वर्जन होगा, जैसे एक छोटे ग्लास में अगर एक ग्लास पानी भरा हुआ है, उसको हम उठा के किसी कटोरी में डाल दें, तो पानी का जो मात्रा है वो तो सेम रहने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको पिघला के जो भी जिस भी मटेरियल से बना हुआ है मेटेलिक, इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा उस शेप में भी। तो इसी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेटल सॉरी हेमिस्फेयर का हमें जानना है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? ये होता है 2/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है πr²h। यहाँ r में अलग डिनोट कर देता हूं बड़े r से, दोनों का अलग अलग रेडियस है। क्या हो रहा है कन्वर्जन? तो ये इसके इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3πr³ इज इक्वल्स टू πr²h। तो पाई से पाई गया, और इसमें अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें पुट कर देते हैं। r का क्यूब यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ये इक्वल होगा किसके? r²h यानी 9 इंटू 9 इंटू h। अब देखिए एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल रह गया h, तुरंत फाइंड हो जाएगा। कैसे? पॉइंट हटा लेते हैं पहले। पॉइंट हटा लिया। 9 से 7 टाइम्स, 9 से 7 टाइम्स, 3 से ये 2 और 1, 21 टाइम्स में। अब बच गया ये 2 इंटू 7 इंटू 7, 21 को लिख देते हैं 7 इंटू 3 बाई में 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आ जाएगा h। तो 7 का क्यूब
343 इंटू 6, तो 6 3 18 और 6 4 24 और 1 5 और ये 18 और 20 y में 1000, तो 2058, ये 3 के बाद पॉइंट लग जाए, यानी 2.058, यानी 2.1 इसके अप्रॉक्स है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक जर्नी है जिसको टुकड़ों में, हिस्सों में, जैसे उसका 1/5 मतलब 5वां हिस्सा करें तो उसमें से एक हिस्सा 30 की स्पीड से चला जा रहा है, उसके 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा 25 की स्पीड से चला जा रहा है और बचा हुआ 60 की स्पीड से। तो ओवरऑल जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है हमसे कि क्या होगा। अब देखिए एवरेज स्पीड की हम बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब हमें पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, जो कि गिवन नहीं है। टाइम कितना लग रहा है वो भी नहीं गिवन है, क्योंकि हिस्सों में चल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पड़ेगा काफी लंबा क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हमें इसको सिस्टमेटिकली चलाना होगा। अब देखिए 1/5 जर्नी है और 1/4 जर्नी है। जर्नी का हिस्सा बात किया गया है कि ये चला जा रहा है किससे, 30 की स्पीड से, और ये 25 की स्पीड से, और जो रिमेनिंग है 60 की स्पीड से। तो हम इसमें इसकी मदद लेते हैं, 1/5 1/4 इनकी अगर हम मदद लें तो हम उस नंबर पे पहुंच जाएंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो हमें कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। कैसे, तो 1/5 और 1/4 का अगर मैं एलसीएम लूं तो 1/20 आ जाएगा। मतलब 20 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के 5 और 4 से डिवाइड होने वाला एलसीएम बेसिकली। तो डिस्टेंस को मैं इसी से कंसिडर करूंगा कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 20x है, मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी 20x। अब 20x डिस्टेंस है, इसका 1/5 हो जाएगा 4x और 1/4 हो जाएगा 5x। 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है 30 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस यानी कि 4x, ये डिस्टेंस है, ट्रेवल किया जा रहा है 30 की स्पीड से, तो d/s आ गया टाइम, यानी इसको ट्रेवल करने में लग रहा है इसको 2x/15 टाइम। 1/4 25 की स्पीड से, यानी 5x/25 टाइम लग रहा है यहाँ पे, यानी x/5। और रिमेनिंग, तो अब देखिए ये है 4x, ये है 5x, टोटल एज्यूम किया है 20x, तो रिमेनिंग हो जाएगा 11x। ट्रेवल किया जा रहा है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम लगेगा t3 ये। अब इसको अगर हम इसमें ले आए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन में, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 20x अपॉन 2x/15 प्लस x/5 प्लस 11x/60। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई, और यही हम ये इस्तेमाल नहीं करते तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। अभी भी थोड़ी लंबी है, और कोई शॉर्ट तरीका हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15, 5 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 से ये 4 टाइम्स में 4 to 8x, प्लस 5 से 12 टाइम्स में 12x, प्लस 11x, ये 60 ऊपर भेज देंगे तो 20x इंटू 60, और नीचे आ जाएगा 12 प्लस 8 और 11 31x। 20 इंटू 60 1200/31। 31 से ये 4 में तो जाएगा नहीं, तो 3 में। अब 3 वाला 2 ऑप्शन है, तो 31 से 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 93, तो बचेगा 7 और 27,
270। अब 9 टाइम्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि 31 है, तो 8 टाइम्स में, यानी जो भी आगे आएगा आप ऑप्शन से ही रेक्टिफाई कर लें, देख लें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38.7। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन पेपर के, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे चैनल को और पेपर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।